हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का 5000 की बुक का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग बहुत डिटेल में देख लिए हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? वह अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और एक दो और है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये सब अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार में। बाकी जितने भी मूल अधिकार है वो भारतीय और विदेशियों को प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके को लेकर समानता रखा जाएगा। अनुच्छेद 19 में ये बताया गया कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या बताएगा, अल्पसंख्यक के हितों की जो रक्षा है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में बताया गया कि जो भी अल्पसंख्यक है अपना शैक्षणिक शैक्षणिक जो है शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और सरकार उसका सपोर्ट करेगी। ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। ठीक है। मूल अधिकार जो है हमारे देश में यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से, यूएसए का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पुराना हस्तलिखित संविधान है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल अधिकार भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचार है, इसको बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा बोला गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ओके, जब आप मोबाइल में देख रहे हो तो चलिए, तो ए हो गया। और ए भाग 3 में है। ए भी हो गया। मूल अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है मूल अधिकार हमारे संविधान में। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है मूल अधिकार। मूल संविधान में कितना मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था, क्या चीज का? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ दिया गया था। इतना फैक्ट काफी है। अगर इसके अलावा कोई फैक्ट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्न में कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल नहीं, 4 वर्ष का नहीं होता है। इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नहीं जी, 30 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा के अस्थायी सदन, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। 1/4 नहीं, 1/3। 1/3 जो सदस्य है, 1/3 सदस्य जो है यह दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है, तो तीनों गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को हम लोग सुधारे हैं। 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 30 वर्ष मिनिमम एज चाहिए और 1/3 जो सदस्य है हर दूसरे वर्ष पे क्या होते हैं, तो वह मुक्त हो जाते हैं, पद मुक्त होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा। प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फर्स्ट टाइम राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। राज्यसभा को बुजुर्गों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का घर कहा जाता है। बुजुर्गों का घर किस सभा को कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए, और इससे फैक्ट क्या बन सकता है, तो राज्यसभा को बुजुर्गों का घर कहा जाता है। अच्छा, राज्यसभा के वर्तमान में नया महासचिव कौन है? नया महासचिव कौन है? तो वह है प्रमोद चंद्र मोदी। नया महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं राज्यसभा के। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नया महासचिव बने हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। सबसे बेस्ट फैक्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत काम का चीज है। राज्यसभा में कितने सीट है? 245 सीट है टोटल, जिसमें से 233 जो है 233 वो क्या किया जाता है, 233 को निर्वाचित किया जाता है और 12 को मनोनीत किया जाना था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक। चलिए, और लेकिन लेकिन
एक चीज पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 245 है ये कब से, ये पुराने संसद भवन में मतलब ये 245 सीट है। नए संसद भवन में कितने सीट बनाए गए हैं राज्यसभा में? 386 सीट बनाए गए हैं। न्यू पार्लियामेंट में राज्यसभा के सदस्यों का कितना, 384, माफ कीजिएगा 286 नहीं 384 सीट बनाए गए हैं। 384, और 384 राज्यसभा में सदस्य कब से बैठेंगे? तो 2026 से बैठेंगे। ठीक है, कब से बैठेंगे? 2026 से बैठेंगे। चलिए 2026 से बैठेंगे। ठीक, अच्छा ये हो गया। और चलिए, और लोकसभा में कितने सदस्य बैठेंगे नए संसद भवन में? तो 888 संसद बैठेंगे। ठीक है, 888। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। इतना फैक्ट काफी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा जो है वह अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में देखते हैं। धन विधेयक से संबंधित जो क्या है धन विधेयक, इसके बारे में सब चीज बताया गया अनुच्छेद 110 में, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पास होता है, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसके सिफारिश पे? तो राष्ट्रपति के सिफारिश पे पेश किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। धन विधेयक में जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही बताते हैं कि ये धन विधेयक है, और अंतिम निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष का ही मान्य होता है। राज्यसभा में बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है। अगर वो 14 दिन में पास किए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, धन विधेयक पास हो जाता है। ये है धन विधेयक का प्रावधान। ठीक है, चलिए धन विधेयक से संबंधित ए हो गया, धन विधेयक से संबंधित ए फैक्ट हो गया। लेकिन एक और फैक्ट जान लीजिए, धन विधेयक जो होता है इस पे राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर राज्यसभा में अगर पास नहीं होता है, विवाद होने पर भी इस पे इसको पास मान लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इस पे संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, कोई भी व्यक्ति कि उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उसके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम आयु डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन मैक्सिमम आयु डिसाइड किया गया 62 वर्ष से कम आपका एज होना चाहिए। ठीक है, ये डिसाइड किया गया। तो ये जो फैक्ट है ये गलत है, केवल और केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या आंसर होगा? 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। सबसे पहले हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट जो है वह किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 214 में। और अनुच्छेद 215 में ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 के तहत। 200 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक और फैक्ट ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले किनसे वो परामर्श लेते हैं? तो 3 लोगों से परामर्श लेते हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उसके बाद जिस राज्य में नियुक्त करना है न्यायाधीश उसके गवर्नर से यानी राज्यपाल से। और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, मतलब जिस स्टेट का उनका न्यायाधीश नियुक्त करना है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217 के तहत। और ट्रांसफर भी राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 222 के तहत। अनुच्छेद 222 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो न्यायाधीश है इसका ट्रांसफर करते हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वह रीट जारी करती है। किस अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है? चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और एक और फैक्ट डाल लीजिए, भारत में 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके तहत ये प्रावधान किया गया था। 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो हुआ था 7वां संविधान संशोधन, ये प्रावधान कर दिया गया था कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक या एक से अधिक यानी 2 राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, बताया गया था। अब जैसे आप देख लीजिए भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन भारत में हाई कोर्ट कितना है? हाई कोर्ट की संख्या भारत में 25 है। और 25वां यानी नवीनतम हाई कोर्ट है जो कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती हाई कोर्ट। ओके, और इससे क्या फैक्ट बन सकता है? और इतना फैक्ट काफी। अगर आपके दिमाग में और कोई भी फैक्ट आता है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक, अच्छा और चीज जान लीजिए,
हाई कोर्ट जो है वह सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और इसी समय बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक है, बाकी ऊपर तो आप देख लिए। इसी समय 1862 में जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट का भी स्थापना किया गया था और मद्रास हाई कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट पहले बनकर तैयार हुआ था। तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। आप कमेंट करके बताइएगा पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था। हम आपको हिंट्स दे देते हैं, हिंट्स ये देते हैं कि 1911 से लेकर 1920 के बीच हुआ था। अब इतने हिंट्स देते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जिनका कमेंट आंसर सही होगा उनको हम पिन कर देंगे ताकि सब कोई देख पाए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वित्तीय आपदा उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यह 2 माह के भीतर होना चाहिए वित्तीय आपात उद्घोषणा को लेकर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहली बार कब लाया गया था केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव? तो यह अगस्त 1963 में लाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके विरुद्ध? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में अभी तक कितना बार? 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। कब? इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। थोड़ा सा ना लिखने में फास्ट है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए, इंदिरा गांधी ना थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो बाद में आपको पीडीएफ देखिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। किसके द्वारा लाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था, द्वारा नहीं, 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। और सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था वह ज्योतिर्मय बसु के द्वारा लाया गया था। किसके खिलाफ? 4 बार ज्योतिर्मय बसु अविश्वास प्रस्ताव पेश किए थे लोकसभा में। किसके खिलाफ? और चारों बार ही इंदिरा गांधी के खिलाफ ही ये पेश किए थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक और फैक्ट आपको हम बताते हैं, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव से सरकार कब गिरा था? पहली बार फर्स्ट टाइम अविश्वास प्रस्ताव से सरकार कब गिरा था? तो वह गिरा था 1978 में। 1978 में कौन से सरकार? तो मोरारजी देसाई की सरकार जो गिर गया था, मोरारजी देसाई की सरकार गिरा था फर्स्ट टाइम अविश्वास प्रस्ताव से। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसके अलावा और इसमें कोई जो फैक्ट जो है नहीं है, ठीक है, इतना काफी है, याद रखिएगा। बाकी आगे आएगा तो हम लोग देख लेंगे। अभी भी हाल ही में मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुआ था, तो इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर देख लेते हैं। राज्य के कितने नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद में उपबंध है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 37 में किया गया, ठीक। तो ए अनुच्छेद 37 में किया गया है। और अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 38 में बताया गया लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देना, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए जो है वह बढ़ावा देना अनुच्छेद 38 में बताया गया, ठीक। अनुच्छेद 39 में आजीविका से संबंधित है। अनुच्छेद 39 में क्या चीज से संबंधित है? आजीविका से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में है। किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और भाग 4 के अंतर्गत है। और कहाँ अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 40 समान नागरिक संहिता, ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 याद रखिएगा, गायों या दुधारू पशुओं के वध से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48, ठीक है। अनुच्छेद 50 याद रखिएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथकीकरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51। अच्छा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा किसने बोला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का आत्मा किसके द्वारा बोला गया था? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा यह बोला गया था संविधान के आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अच्छा, नवीन विशेष, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नवीन विशेष किसके द्वारा बोला गया था? नवीन विशेष किसके द्वारा बोला गया था? नवीन विशेष बोला गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था नवीन विशेष। ये भी याद रखिएगा, अम्बेडकर के द्वारा।
अच्छा, केटी शाह बहुत फेमस है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे बोले थे, तो केटी शाह क्या बोले थे? केटी शाह बोले थे कि बैंक अपनी अपनी मर्जी के अनुसार चेक अदा कर रही है। बैंक अपनी मर्जी के अनुसार चेक अदा कर रही है, अनुसार चेक अदा कर रही है। ये किसके द्वारा बोला गया था? केटी शाह के द्वारा बोला गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। बाकी जो भी फैक्ट होगा वो हम लोग आगे आएगा तो उसको देख लेंगे, ठीक। इतना आप जरूर याद करके रखिए, जितना बताते चले याद करके रखिए, कोई भी एग्जाम निकलेगा आपका, जीके जीएस नहीं छूटने वाला है। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था। 1900 अच्छा, चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो यह जो है प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर के प्रशासनों में सुधार से संबंधित है। कर प्रशासन के सुधार से संबंधित है, कर प्रशासन के सुधार से संबंधित है। कौन सा कर? तो प्रत्यक्ष कर, ये भी याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर के, ठीक है। 1951 में एक और समिति आया था, नरसिम्हन समिति। और ये किससे संबंधित है? नरसिम्हन समिति, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट समिति जैसे स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? स्वामीनाथन समिति यह जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है। और केलकर समिति एक याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। केलकर समिति किससे संबंधित है? यह पिछड़ी जाति से संबंधित है, पिछड़ी जाति से संबंधित है। केलकर समिति पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है, केलकर समिति। बलवंत राय मेहता समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। और एक और समिति ठक्कर समिति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठक्कर समिति, यह बताया गया था जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या के जांच करने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। एक याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है कस्तूरी रंगन समिति। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे फैक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूरी क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, काली क्रांति। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? शहद से संबंधित है, ठीक है। यानी जो है शहद से संबंधित है, यानी हनी प्रोडक्शन से संबंधित है। कहीं कहीं हनी प्रोडक्शन भी दिखने को आपको मिलेगा, तो नाम सेम ही है, आप मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, भूरी क्रांति एक और ग्रे क्रांति बोला जाता है, उसका हिंदी में भूरी क्रांति, लेकिन ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस से भी संबंधित है, लाल क्रांति मांस से संबंधित है, और मांस से भी संबंधित है, और टमाटर से भी संबंधित है, जो कि लाल क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिछले बार जो सेट 1 में है उसको हम लोग देख चुके थे, गुलाबी क्रांति संबंधित है क्या चीज से? गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है, औषधि उत्पादन से संबंधित है, औषधि से उत्पादन से संबंधित है, और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली से, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति। एक और क्रांति आप याद रखिएगा, श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है, लाल क्रांति हो गया, ये हो गया, सभी क्रांति हो गया। एक चीज और आपको बता दें कि जो रजत क्रांति, हाँ रजत क्रांति भी एग्जाम में आया हुआ था हाल ही के एग्जाम में, इसलिए हमको याद है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अंडा या कुकुड़ यानी मुर्गी पालन से भी संबंधित है रजत क्रांति। अच्छा, जितने भी भारत में कृषि क्रांति हुए हैं उसके जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के लिखिएगा। कृषि क्रांति जितने भी हुए हैं, कृषि क्रांति, इसके जनक किसे माना जाता है? इसके जनक माना जाता है एस एस स्वामीनाथन को। किसे? एस स्वामीनाथन को इनका जनक माना जाता है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार को जाना जाता है। इस धन है जो आसानी से आता है और आसानी से चला जाता है, इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट मंत्री जो है यही अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखने वाले, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम सही शामिल नहीं है? कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग किया, बिल्कुल किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, बिल्कुल किया गया। और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया, ये भी सही है।
सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी लगाई, नहीं नहीं ये गलत है, तो ए डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का बहुत डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। सबसे पहले आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, लेकिन ये असहयोग आंदोलन शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान बाल गंगाधर तिलक का था। किसका? बाल गंगाधर तिलक का था। लेकिन जैसे ही 1 अगस्त को स्टार्ट हुए, 1 अगस्त को ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके मृत्यु पर महात्मा गांधी के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया था। तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और उसके बाद अब देखिए असहयोग आंदोलन को अच्छा से चलाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पास कराना जरूरी था। तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सीआर दास याद रखिएगा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके विरोध किए और यह पास नहीं हो सका। और जो सितंबर 1920 में जो असहयोग आंदोलन है, यह महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। फिर महात्मा गांधी ने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को मना लिए। और अगला जब वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। नागपुर में, ठीक है, नागपुर में 1920 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जो 1920 में हुआ था नागपुर में, इसका अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। वी राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इसमें जो है असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव है वो खुद सीआर दास, चितरंजन दास के द्वारा पेश किया गया था और ये पास हो गया। सीआर दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? देश बंधु। चितरंजन दास देश बंधु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ये पास हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने अच्छा से चलाने लगे। इसी में जो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया, जिसके कपड़ों को जलाया गया, जिसको लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। और किसके द्वारा बर्बादी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ओके, थोड़ा सा ये ऊपर आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आप ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया इतना सारा। हाँ, अब देखिए असहयोग आंदोलन ऐसा ही चलते गया। फिर आया 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी को चौरी चौरा में जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी इससे बहुत दुखित हुए थे। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इतना सारा फैक्ट है असहयोग आंदोलन से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपके दिमाग में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसको भी हम ऐड करेंगे नेक्स्ट कभी असहयोग आंदोलन से पढ़ाएंगे तो, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हो गई थी? दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था इसी टाइम, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। टोटल 24 दिन चला था और 241 किलोमीटर चला था। अब देखिए एक कहीं 240 किलोमीटर, कहीं 243 किलोमीटर रहता है। तो आप जो ऑप्शन जैसे होगा उसी अनुसार मान लीजिएगा, मतलब 241 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा वही मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 मार्च 1930 को 24 दिन तक चला था। टोटल 79 अनुयायी इनके साथ चले थे। और यह साबरमती आश्रम जो था महात्मा गांधी के द्वारा, साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम हिंट्स ये देते हैं कि जैसे ही विदेश से लौट कर आए थे महात्मा गांधी, कब? 1915 में, उसके जस्ट बाद किए थे। अब कब किए थे आप कमेंट करके बताइएगा। साबरमती आश्रम का स्थापना, ठीक है, गुजरात में। और ये दांडी तक चले थे महात्मा गांधी। कुछ और नाम याद रखिएगा, जैसे क्या हुआ था कि दांडी मार्च जो चल रहा था, इसके बाद नमक सत्याग्रह इसको बोलते हैं, नमक को तोड़ा गया था। दांडी मार्च से चलकर महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़े थे। कुछ और साउथ में भी नमक कानून चलाया गया था। साउथ में भी सेम टाइप है। 1930 में के अप्रैल 1930 में ही साउथ में भी चलाया गया था नमक सत्याग्रह, जिसमें 2 लोगों का नाम आप याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी का नाम याद रखिएगा। सी
सी राजगोपालाचारी, ये कहाँ चलाए थे? तो जो तिरुचुलापट्टी जो है, ठीक है, वो तमिलनाडु में यहाँ पे चलाए थे, ठीक है, तमिलनाडु में चलाए थे। और जो एक थे के केलप्पन कालीकर, के केलप्पन कालीकर के द्वारा, नाम भी याद रखिएगा, केलप्पन कालीकर, इनका भी नाम याद है, दो लोग का नाम आप याद रखिएगा कि साउथ में नमक सत्याग्रह चलाए थे अप्रैल 1930 में ही, ठीक है। तो इतना फैक्ट काफी है, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है हम लोग आगे देखेंगे। 14 नंबर है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा घाट कालक्रम सही नहीं है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, बिल्कुल सही है। पूना सम्मेलन समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 23 मार्च को नहीं हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1922 को हुआ था, कहीं कहीं 9 अगस्त भी होता है। देखिए हुआ क्या था, 8 अगस्त को चालू होने वाला था, लेकिन 8 अगस्त के रात में ही सभी नेताओं को अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पकड़ा दिया गया था। तो 9 अगस्त से पूरी तरह से शुरू हुआ था, ठीक है। तो और देखिए 24 मार्च क्या हुआ था, 24 मार्च को राजगुरु राजगुरु ठीक है, राजगुरु 24 मार्च 1931, सॉरी माफ कीजिएगा 23 मार्च है, 23 मार्च 1931 को राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। सुखदेव की फांसी की सजा दी गई थी, अभी ये फैक्ट याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस का जो है कांग्रेस की तरफ से गए थे, ठीक है, कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी वर्सेस अंबेडकर जी के बीच हुआ था, ठीक है, अंबेडकर जी के बीच हुआ था। लेकिन एक फैक्ट याद रखिएगा, पूना समझौता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में बंद थे। तो महात्मा गांधी के जगह पे कौन हस्ताक्षर किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और अंबेडकर जी हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? अस्थायी सरकार की गठन कब किया गया था? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए इसका पूरा स्टोरी बताते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन जब भारत जो और जापान जो था वह ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। तो जापान ने बहुत सारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, अप्रोक्स 45,000 सैनिक, ठीक है, 45,000 सैनिक को बंदी बना के रखा था। कौन? जापान। जो एक कौन थे? ये सब भारतीय थे, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो मोहन सिंह जो थे, मोहन सिंह जापान गए, मोहन सिंह जो थे जापान गए, और ये सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का गठन किया, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। इंडियन नेशनल आर्मी का जो है ये सबसे पहले आइडिया किन्हीं के दिमाग में आया? मोहन सिंह के दिमाग में आया। और ये गए जापान के पीएम से मिले, और वहां से जो 4500 भारतीय सैनिक है इनको छुड़ाकर सिंगापुर लाए। कहाँ लाए? सिंगापुर। और सिंगापुर लाए, और यहीं से ये इनका प्लान ये था कि 45,000 जो भारतीय सैनिक है इनका ब्रेन वॉश करना है, ब्रेन वॉश करके अंग्रेज के खिलाफ ही लड़ाना है, क्योंकि इनको युद्ध अभ्यास को पहले से पता है, ये आर्मी रह चुके हैं और युद्ध लड़ने का भी इनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये अंग्रेज के खिलाफ भी लड़ेंगे क्योंकि ये भारतीय भी है। फिर वहां पे जो मोहन सिंह है वह किनसे मिले? सुभाष चंद्र बोस जी से मिले, और सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में ही एक अस्थायी सरकार के गठन किए 21 अक्टूबर 1943 को। और फिर ये जो 45,000 सैनिक है इसी के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। क्या? आजाद हिंद फौज का गठन भी किए। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस यहाँ सिंगापुर से कहाँ है? रंगून है। रंगून कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। यही रंगून है जहाँ 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह सेकंड जो था, यानी बहादुर शाह जफर जो था, इसको निर्वासित करके रखा गया था, और 1858 में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से भटक गए, 1857 में चले गए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। तो रंगून में कहा कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है। और यहीं पे रेडियो से प्रसारण करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे राष्ट्रपिता की उपाधि, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ से उसके बाद धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस अपने आर्मी लेकर भारत में एंट्री करते गए और अंग्रेज को हरा देगा। उम्मीद करते हैं आपको फैक्ट हाँ याद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास से CR दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।
वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में 17 नियम 17 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। किस समय कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, लेकिन हम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात नहीं करेंगे, हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का बात करेंगे, जिसके शासनकाल में 1911 में भारत की राजधानी जो था वह कोलकाता से कहाँ? दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बोला त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग आएगा इसमें। देखिए काफी इंटरेस्टिंग युद्ध भी है। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव राजवंश शामिल नहीं थे। जैसे हुआ क्या था कि देखिए हमने एक थोड़ा सा यहाँ छोटा मैप बनाते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये है भारत का मैप। ओके, थोड़ा सा अगर गलती बने तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा बेस्ट बने। ओके ओके, ये है लगभग भारत का मैप और यहाँ से गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, और यहाँ से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पे यहीं पे जो है, यहीं पे कौन सा? कनौज शहर स्थित है। कौन? कनौज। कनौज शहर स्थित है और यहाँ से रेशम मार्ग गुजरता था पहले, आपको पता है, जो चाइना के तरफ से जाता था। तो गंगा नदी यहाँ से, फिर इसके जो सहायक नदी था यमुना नदी के रास्ते, फिर यहाँ पे सिंधु नदी में मिलता था। तो जो है उधर नदी के थ्रू, ठीक, तो कुछ पैदल और कुछ जाके, ये जो था ना रेशम मार्ग से भी बहुत नजदीक था कनौज। और गंगा के जो व्यापारिक नदी था, गंगा के नदी के थ्रू व्यापार होता था, उसके भी किनारे स्थित था। तो जितने भी शासक थे, जो दक्कन के शासक थे, मालवा क्षेत्र के शासक थे और बंगाल के शासक थे, वो चाहते थे कि कनौज पे हमारा कब्जा हो और ताकि हमारा जो है बिजनेस बढ़े और हम एक बहुत बड़े राज्य बन सके। तो अब देखिए कहानी स्टार्ट होता है। पाल वंश कहाँ का था? बंगाल का था। पाल वंश बंगाल का था। इसके तरफ से जो राजा थे वो धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। चलिए, अब राष्ट्रकूट वंश जो था वह किस क्षेत्र से था? राष्ट्रकूट वंश जो था वह दक्कन के क्षेत्र से था, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश दक्कन के क्षेत्र से था, दक्कन क्षेत्र से। और प्रतिहार मालवा के क्षेत्र से, मालवा के क्षेत्र से। राष्ट्रकूट वंश से जो है मतलब कौन राजा जो थे वह नेतृत्व कर रहे थे? ध्रुव प्रथम इसका नेतृत्व कर रहे थे। और प्रतिहार वंश से कौन नेतृत्व कर रहे थे? प्रतिहार वंश से नेतृत्व करते वत्सराज इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब लड़ाई क्या हुआ? सबसे पहले इस पे लड़ाई हुआ पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध में, जिसमें क्या हुआ? राष्ट्रकूट वंश जीत गया। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्या हुआ? पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच हुआ, जिसमें प्रतिहार वंश क्या हुआ? विजेता रहा। लेकिन जैसे ही प्रतिहार वंश जीता, इस पे राष्ट्रकूट वंश ने आक्रमण कर दिया। प्रतिहार वंश पे कौन आक्रमण कर दिया? राष्ट्रकूट वंश ने आक्रमण कर दिया। जिसमें क्या हुआ? जिसमें भी प्रतिहार जीत गया। कौन जीत गया? प्रतिहार इसमें भी जीत गया। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ? प्रतिहार जीत गया। उसके बाद जैसे ही जीता तो जा रहा था इस पे कनौज पे आक्रमण करने, तब तक क्या किया? यहाँ पे पाल वंश के जो धर्म राजा इस पे अपना आक्रमण करके और अपना उस पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद प्रतिहार और पाल के बीच हुआ। फिर इसमें जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश भी फिर इसमें कूद पड़ा। फिर यहाँ पे प्रतिहार हार गया, राष्ट्रकूट वंश जीत गया। फिर राष्ट्रकूट और पाल वंश के बच गया। मतलब तीनों अपने में लड़ते रहे भाई साहब। और कितने साल तक लड़े? आठवीं सदी से 10वीं सदी तक, यानी 200 साल तक ये लड़ाई चलते रहा। लास्ट में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, जिनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या था? नागभट्ट द्वितीय जो थे, ये इस पे अपना शासन पूरी तरह से अपना शासन जमाए और ये लगभग 300 साल तक इस पे कनौज पे अपना शासन किए थे। तो ये था त्रिपक्षीय युद्ध, उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए, तो इससे क्वेश्चन क्या आता है? तो ये आता है कौन कौन वंश शामिल हुए थे और किस वंश से का नेतृत्व कौन राजा किए थे। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा कुछ मतलब बस मैं स्टोरी ऐसे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो यह उत्तर दिशा में रखे हुए मिले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शव जो समाधान है, यानी शव से संबंधित हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आपसे पूछेगा दफनाने का साक्ष्य, क्या मिलेगा? दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है राखीगढ़ी से। दफनाने का साक्ष्य राखीगढ़ी से मिला है। अगर पूछेगा आपको जलाने का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से जलाने का साक्ष्य मिला है।
फिर अगर आपसे पूछेगा मटका में, 100 को मटका में रखने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मटका में रखने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से, सुरकोटदा, सुरकोटदा से मटका में रखने का साक्ष्य मिला है। अगर वही पूछेगा कि युगल सावधान यानी एक साथ 200 को, युगल सावधान एक साथ 200 को सावधान 200 को जलाने का या दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए, सौओं के साथ, सौओं के साथ बर्तन को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, सौओं के साथ बर्तन को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये आपको बताना है। तो सौओं के साथ बर्तन भी को दफनाने का साक्ष्य आपको मिला है कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से, याद रखिएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा में तो महिला के साथ, महिला के शवों के साथ तांबा का आईना भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तांबा का आईना भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अच्छा, एक जो है बहुत फेमस जगह है जहाँ बोला जाता है कि कुत्तों के, आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला था। आदमी के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला था। ये कौन सा जगह है, बुर्ज होम है। लेकिन यहाँ पे एक या फैक्ट याद रखिएगा, बुर्ज होम जो थे यह हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था, ये नौपाषाण काल का स्थल था, नौपाषाण काल का स्थल था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, तो वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए, प्रथम बौद्ध धर्म कहाँ हुआ, बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। हम इस वीडियो में आपको 6 बौद्ध संगीति बताने वाले, अभी तक आप 4 ही पढ़े लेकिन हम 6 बताने वाले हैं, ठीक है, जो कभी कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है, ठीक। चलिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्रथम, तो यह राजगिरी में हुआ था। राजगिरी, जो आज के राजगिरी, राजगीर है, राजगिरी में हुआ था, ठीक है। सप्तकोशी जो गुफा है उसी में हुआ था, ठीक है। सप्तवर्ष कोशी गुफा में हुआ था, ये हो गया। चलिए, इस समय राजा कौन थे, अजात शत्रु राजा थे। कौन थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु राजा थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यप के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। चलिए, द्वितीय कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय राजा कौन थे, कालाशोक थे। राजा कौन थे, कालाशोक थे। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता साबाकामी के द्वारा किया गया था, साबाकामी, साबाकामी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। तृतीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, तृतीय जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये अशोक के शासन काल में हुआ था, किसके, अशोक के शासन काल में हुआ था। इसी में जो अभिधम्म पिटक है इसको कंप्लीट किया गया था। अभिधम्म पिटक जो अभिधम्म पिटक जो बुक है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, इसी को कंप्लीट किया गया था। त्रिपिटक को भी इसी में कंप्लीट कर दिया गया था। त्रिपिटक जो त्रिपिटक है यह इसी में कंप्लीट किया गया था, तृतीय बौद्ध संगीति में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जो तृतीय बौद्ध बौद्ध संगीति है इसकी अध्यक्षता किसके, मोगली पुत्तिस के द्वारा किया गया था, मोगली पुत्तिस गोसाल के द्वारा, मोगली मोगली पुत्तिस गोसाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस समय राजा कौन थे, तो राजा कनिष्क थे, राजा कनिष्क थे। ये कब हुआ था, यह 1 ईस्वी में हुआ था। कब, 1 ईस्वी में हुआ था, राजा कनिष्क थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, वसुमित्र के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता किए गए थे, ठीक है। और बाकी के दो अब हम बताते हैं, ठीक है। बाकी के दो कौन है, तो बाकी के जो दो है वह है 5वां नंबर का जो हुआ था यह मांडला म्यांमार में हुआ था, मांडला म्यांमार में हुआ था, मांडला म्यांमार, म्यांमार में हुआ था। एक कब हुआ था, तो यह हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है, 1871 ईस्वी में हुआ था ये मांडला में। और जो छठा हुआ था ये रंगून में हुआ था, कहाँ हुआ था, रंगून में हुआ था। यह 1954 ईस्वी में हुआ था, म्यांमार में ही, ठीक है। तो टोटल 6 बौद्ध संगीति अभी तक दुनिया में हुए हैं। ये 2 उतना फेमस नहीं है, बाकी 4 फेमस है, इसलिए आपको पता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे हुई थी, तो रिजुपालिका नदी पे हुई थी। निरंजना नदी के किनारे जो है बुद्ध भगवान को हुआ था। महावीर स्वामी किस धर्म, जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर इनको माना जाता है। कौन सा, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर इनको माना जाता है जैन धर्म का, ठीक है। और जो है ये इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था इनका, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हो गया था। कहाँ पे, पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था, पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। यह बिहार से संबंधित है, यह सब चीज इनका बिहार में हुआ था, जन्म मृत्यु सब चीज बिहार में इनका हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी सब चीज बिहार में हुआ था, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कात्यायन किसके संस्थापक है? तो वह भौतिकीवादी 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 जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है बेलंठी पुत्र। संजय बेलंठी पुत्र जो थे यह किसके? तो यह अनिश्चयवादी अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक है। और पूरन कश्यप जो है यह घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है, घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। शाहजहां के शासन काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के काल में आगरा का किला बनाया गया था, आगरा का किला, ठीक है। दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने ए खास, ठीक है, दीवाने खास, दीवाने आम बनाया गया था, ठीक है। जो है जामा मस्जिद बनाया गया था, जामा मस्जिद, ताजमहल, ताजमहल, लाल किला, लाल किला, लाल किला भी बनाया गया था। सब चीज इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था भाई। इसलिए मतलब बहुत सारे महल किले का लाहौर में शीश महल का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। तो जिसके कारण इनको वास्तुकला का जो है वह स्वर्णिम युग कहा जाता है। जहांगीर के युग को क्या कहा जाता है? जहांगीर के युग को चित्रकला का युग कहा जाता है, चित्रकला का युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए चित्रकला का युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अकबर के बारे में। हम लोग बहुत कुछ कल डिस्कस कर लिए थे। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब के काल को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर यह गाजी की उपाधि धारण किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था। और इसको क्या बोलते हैं? जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। किसको? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब के समय बहुत विद्रोह हुआ था, जाट विद्रोह हुआ था, बुंदेला का विद्रोह हुआ था, राजपूत विद्रोह हुआ था, मारवाड़ विद्रोह हुआ था, सिख विद्रोह हुआ था, ये सब इसी के समय विद्रोह हुआ था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में क्या किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का वो दिया था, आदेश दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद मुगल शासक जो था वह उसका पतन होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन इससे आता है, सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके दरबार में थे? वो औरंगजेब के दरबार में ही थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम बहुत फास्ट चलेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब वही था जिसको औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, और यह आचरण अधिकारी होता था। सैन्य अधिकारी मीर बख्शी को बोलते थे, ठीक है। हम ऐसे ही मुंह से बोल दिया करेंगे। दीवाने जो वजीर है राजस्व अधिकारी को बोला जाता था। दीवाने अर्ज का संबंध किससे था? दीवाने अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था। अरे भाई अब पेन नहीं चल रहा। हाँ चलिए ठीक है आ गया। सैन्य विभाग को बोला जाता था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बसावन एवं दसवंत किसके शासक दरबारी चित्रकार थे? वो अकबर के शासनकाल में थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये तो सुमेलित है। नौरौरा उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में कैगा है, कर्नाटक में कैगा है, ठीक है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में सही है। तारापुर महाराष्ट्र में सही है। जो महाराष्ट्र में एक और है जैतपुर है, जैतपुर है। जो तारापुर है यह भारत का फर्स्ट है, क्योंकि इसको 1969 में बनाया गया था यूएसए के सहायता से, यूएसए के सहायता से, ठीक। और एक कुडनकुलम रसिया के सहायता से बनाया गया था। और एक और है कल्पकम, कल्पकम भी तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु में, जो 100% स्वदेशी है, यह 100% स्वदेशी है। एक और याद रखिएगा रावत भट्टा, रावत भट्टा जो है कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और इसको कनाडा के सहायता से बनाया गया था, कनाडा के सहायता से बनाया गया था। रावत भट्टा राजस्थान में स्थित है। चलिए टोटल भारत में कितना? 8 है परमाणु विद्युत गृह, जिसमें 22 रिएक्टर है। कितने? 22 रिएक्टर है। 28 नंबर 30वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के नाम बीच 17वीं समानांतर रेखा स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा स्थित है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैनीगॉट रेखा स्थित है, या इसका सिगफ्रीड भी बोला जाता है, सिगफ्रीड रेखा भी स्थित है। देखिए मैनीगॉट जो है वह जर्मनी के द्वारा फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, और सिगफ्रीड जो है वो जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे 17वीं है। एक 24वीं समानांतर रेखा है, 24वीं समानांतर रेखा जो इंडिया पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो गुजरात का कच्छ का रण है उधर स्थित है, ठीक है। पर 31वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है? इराक और ईरान के बीच। इराक
ईरान के बीच स्थित है, ठीक है, इराक ईरान के बीच स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम मुंह से बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया सूडान। 22वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच स्थित है, मिस्र सूडान। 1410 पश्चिमी समानांतर पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। और ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैनर हिम रेखा रसिया और फिनलैंड के बीच स्थित है, ठीक है। ये सब हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ये आप याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का गुण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर है, यहाँ से 30 से स्टार्ट है। विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 क्या है, तो यह बाल का झड़ना, बाल झड़ता है इसके कमी से। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 के कमी से क्या होता है, यह आरक्ता होता है। विटामिन ई के कमी से क्या होता है, बाजपन होता है। और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ए का 3 इसमें और इसमें है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ए का 3 ए और बी में है, तो देखते हैं ए और बी में, और बी का 1 केवल और केवल ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो गैलेक्टिक इकाई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो यह वर्णांधता रोग है, और इसका वाहक भी महिला होती है, वाहक महिला होती है। इसमें क्या होता है, यह अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, और इसमें लाल और हरा रंग में कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, और इसका वाहक महिला लेकिन प्रभावित पुरुष होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है पूरे शरीर में। 34 नंबर है, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव परिवर्तन होने के आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, तो वह किसमें गुप्त उष्मा होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरित लवक पौधों में पाया जाता है। केंद्रिका जो होता है वह किसमें न्यूक्लियक जो कोशिका के अंदर होता है, केंद्रिका राइबोसोम को कोशिका प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जंतुओं और यकृत के गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन सी राइट आंसर। मछली का तेल विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध जो ओम का, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, जो किसमें है, ए का 4, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जो 2 हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और पावर का वाट हो जाएगा। तो इसमें मिला लेते हैं, एक ए का क्या है, ए का 4 किसमें है, बी में और डी में है, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, एम्पियर। बी का 1 किसमें है, केवल और केवल इसमें है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो वह सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का Na होता है, पारा का Hg होता है, और कॉपर का Cu होता है, लिथियम का Li होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अब 10 समाप्ति होने वाला है, 10 क्वेश्चन और बचा है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वही रासायनिक गुण तत्व का तय करता है। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग जो है वह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग से ही गंगा नदी बनती है, कहाँ गंगा नदी कहाँ से बनती है, देवप्रयाग से बनती है, ठीक। चलिए और देख लेते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी को ये क्या बोलते हैं, अलकनंदा और जो मंदाकिनी जहाँ मिलते हैं उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है। अलग पेन थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा लो हो गया, इसलिए अच्छा से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए अलकनंदा जो है, अलकनंदा में अगर नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है, तो इसको हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं। इसमें अगर नंदाकिनी नदी बोलेगी, नंदाकिनी नदी, तो नंद प्रयाग बोलेंगे, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग बोलेंगे। और इसी में अलकनंदा में अगर पिंडार नदी आके मिलती है तो इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। पिंडार नदी आके मिलेगी इसमें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग बोलेंगे, ठीक है। और जब अलकनंदा में धौली गंगा नदी आके मिलती है, धौली गंगा नदी आके मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो बताइएगा, हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा कमी कर देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 8 राज्य में कौन कौन सा है सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक।
ये याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, ये राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सही है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर सुमेलित कौन? बी नहीं था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा इनमें से कौन सा नहीं? अग्लुघास नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी नदी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। जो है चेन्नई किस नदी के किनारे? अडियार नदी के किनारे स्थित है चेन्नई, याद रखिएगा, ठीक। गोदावरी जो है वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए प्रसिद्ध है? रिंग ऑफ फायर में क्या होता है? ज्वालामुखी हमेशा फटते रहता है और भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। भूकंप और ज्वालामुखी होते रहता है। एक और नहीं नहीं, एक और दो होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 का क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तकला मकान चीन में स्थित है, सही है। थार मरुस्थल भारत में, सही है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा मरुस्थल चिली में, सही है। लेकिन गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गिब्सन मरुस्थल, और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, ठीक। ये जो थार मरुस्थल स्थित है भारत में, ये इसी का कुछ पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान वाले चोलिस्तान बोलते हैं, थार मरुस्थल का कुछ पार्ट को चोलिस्तान बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर, प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी इनमें से कौन सा है? तो एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों और व्यक्तियों का होना, ये तो छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी इसी को बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, लिखने का उतना जरूरत नहीं है। चलिए, और श्रमिक व्यक्तियों एवं उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलना, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोधात्मक पूछ रहा है ना, घर्षणात्मक। व्यवसाय रोजगार के परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी के बारे में बोला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल ए सही है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। दर्शन और प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद है, पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है, और उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह बदरायन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मुगलीपुत्र गोसाल है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठल्लीपुत्र है, और भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? संप्रदाय के पकुल कचायन है, और घोर अक्रियवादी के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप है। हम लोग पीछे भी देख चुके थे। तो यहाँ पे सेट नंबर 2 हम लोग समाप्त कर दिए। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा लगे या कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, आप जरूर कमेंट कीजिए। हम जरूर आपके जो प्रॉब्लम है उसको सीरियस लेके सॉल्व करेंगे और आपके बात को मानेंगे, ठीक है। और आप मतलब वीडियो लंबा लगे तो जरूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।